So starting with the cardiology chapter today. So cardiology very easy to understand, it's very fascinating to us. Cardiology पढ़ लिया हमने, ये blood यहाँ से वहाँ जा रहा है. We know that blood is coming into the heart and going outside of the heart in the left atria, left ventricle. So but we have to understand how the heart is affecting the lung. If there is pathology in the heart, so how it is affecting the lung. कौन से एट्रिया में अगर अफेक्ट हुआ तो जाके लंग को पैथोलॉजी दे सकता है, या कौन से एट्रिया में अगर प्रॉब्लम हुआ जाके लंग को पैथोलॉजी, या फिर बॉडी में इडीमा हो सकता है. सो अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स एंड व्हाट प्रॉपर क्लिनिकल फीचर दे आर presenting to us, that proper the clinical features presented to us that define that disease. Okay, so एग्जाम में भी हमारे ऐसा प्रॉपर एक वर्ड आ जाएगा, उस वर्ड की बेसिस पूरा डायग्नोस लिखना पड़ता है. जैसे हमारे एग्जाम में इन्फेक्टिव मेनिंजाइटिस आया था, सो इन दैट देयर वाज ओनली वन वर्ड that differentiate from rheumatic heart disease to infective meningitis. That was splinter hemorrhage. So I have brought a question for our exam that came in our exam. So let's start with the first question over here. So atrial fibrillation question here. 68-year-old woman with a hypertension, with a history of hypertension, rheumatic heart disease, and complaints of the sudden onset palpitations, progressive breathlessness, easy fatiguability for the last 2 days, and on examination pulse rate is 140. This is tachycardia and irregularly irregular था. And ECG shows the absence of the P waves. P waves is absent, ठीक है. and irregular ventricular rhythm. okay, तो P wave नहीं है. P wave को प्रोड्यूस करने कौन था? एट्रिया था. अब एट्रिया P wave नहीं निकाल रहा, मतलब कि उसका एस एनर्जी काम ही नहीं कर रहा तरह से, तो फिर वो P wave नहीं निकाल रहा. और फिर वेंट्रिकल भी खुद को उसको तो पंप करना ही पड़ेगा, उसके लिए वो इरेगुलरली वो रिदम करने लगेगा उसमें, ठीक है. वो सब काम भी नहीं है, तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा वो, ठीक है. तो हो गया ये. तो ये कौन सा फिब्रिलेशन रहेगा? ये तो फिब्रिलेशन हो गया. ये टैकीकार्डिया है, ये फिब्रिलेशन हो गया. अब तुम मुझे बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी फिब्रिलेशन एंड फ्लटर, ठीक है. सो व्हाट इज एट्रियल फिब्रिलेशन? एब्सेंस ऑफ द पी वेव्स एंड इरेगुलर और इस वेंट्रिकुलर रिदम, आर इंटरवल, ठीक है. ये दो चीज दिख के मतलब कि एट्रियल फिब्रिलेशन है. सो व्हाट कैन कॉज द एट्रियल फिब्रिलेशन? So there are many causes: cardiac causes, non-cardiac causes, alone any atrial fibrillation that can cause symptoms for the, and reversible atrial fibrillation होता है इसमें. इसमें कोई इन्फेक्शन हो गया, हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम हो, क्या होता है बताओ ना मुझे, ठीक है. नॉन कार्डियक सिंड्रोम में पल्मोनरी हो गया, या फिर लिवर कॉजेस हो गए, ड्रग्स हो गया, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, ये सब वजह से हो गया, ठीक है. सो दिस फैक्टर्स क्या है? रूमेटिक हार्ट डिजीज पहले रहेगा, उसको मिट्रल स्टेनोसिस रहेगा, उसको हाइपरटेंशन हो सकता है, ठीक है. कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, अल्कोहल ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, ठीक है. सो इसमें क्या होता है? एट्रियल फिब्रिलेट क्यों करता है? ऐसा होता है कि व्हेन हार्ट इज नॉट पंपिंग द ब्लड, सो हाइपरटेंशन हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लड करा, तो क्या जो एट्रिया के वॉल्स है वो पागल हो जाते हैं, पगला जाते हैं. तो क्या होता है, वो नॉर्मली ऐसे पंप होना चाहिए, तो वो ऐसे करने लग जाते हैं. ऑटोमेटिकली कहीं से भी जो ऐसे नोट कॉन्ट्रैक्ट जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भेजना चाहिए था, तो उसके बाकी जो सेल्स है, जो नॉन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वाले सेल्स है, तो वो भी इम्पल्स जनरेट करना स्टार्ट करते हैं. अब वो तो नूब है, तो वो लोग कैसे भी जनरेट करते हैं, तो वो एट्रिया करता है ऐसे से करता है, वो ऐसे से करने की जगह पे वो ऐसे से करता है, तो उससे ब्लड तो पंप नहीं होगा, और ब्लड पंप नहीं होगा तो क्या होगा, वहाँ पे थ्रोम्बस बन सकता है, क्लॉट बन सकता है वहाँ पे, तो वो जाके स्ट्रोक दे सकता है. या फिर अगर राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल गया, राइट वेंट्रिकल से लंग में चला गया, तो वहाँ पे पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, ठीक है. सो दिस आर दी मनी कॉम्प्लिकेशंस हो भैया. सो इसको इन्वेस्टिगेट करने क्या करना पड़ेगा हमें? पहले तो कॉज पता करना पड़ेगा, ठीक है. कॉज पता करने क्या करना पड़ेगा? पहले ईसीजी करो कि क्या हो रहा है. एब्सेंट पी वेव्स है, फिब्रिलेटरी वेव्स है, फिब्रिलेशन हो रहा है इसके अंदर, आर प्रॉपर है क्या वो भी नहीं मालूम पड़ रहा, ठीक है. यहाँ पे हर में इकोकार्डियोग्राफी करेंगे, ठीक है, इको करेंगे. थायराइड फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन कैसे होता है? मैंने लास्ट वीडियो बताया था कि थायराइड हार्मोन जाके बीटा सेल्स पे काम करता है, ठीक है. तो और सीरम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रॉपर है क्या, हॉल्टर मॉनिटरिंग, और 24 आवर हॉल्टर मॉनिटरिंग करना पड़ता है चेक करने के. और चेस्ट का एक्सरे की कोई डायलिटेशन है क्या, कार्डियोमायोपैथी वगैरह है क्या यहाँ पे, वो देखने का, ठीक है. सो दीस ऑल थिंग्स वी कैन सी. सो यू हैव टू रिमेंबर दी व्हाट आर दी सिम्टम्स द पेशेंट विल कम टू यू, ठीक है. साइंस तो तुम देख लोगे, एपेक्स एब्सेंट रहेगा इसमें, जेवीपी एब्सेंट रहेगा इसमें, एस1 भी नहीं आएगा, क्योंकि एट्रियल कॉन्टैक्ट ही नहीं करा तो एस1 कहाँ से आएगा, ठीक है. वेरिंग एब्सेंट रहेगा, वेरिंग इंटेंसिटी का रहेगा, ठीक है. जिसमें पल्पिटेशन होगा पेशेंट को, वो एसएसएस कर रहा है ना, तो पल्पिटेशन होगा. अब ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, उसकी वजह से फटीग होगा, उसकी वजह से इसको सिनकोप हो सकता है, चेस्ट में पेन होगा, एंजाइना होगा, ठीक है. तो इसमें क्या है, फिर इन्वेस्टिगेशन हमने कर लिया, उसके बाद में अब हमारा ट्रीटमेंट आएगा. इसमें ट्रीटमेंट क्या, पहले इसको रेट को कंट्रोल करना पड़ेगा, जो रेट ज़्यादा टाइकार्डिया है उसको वी हैव टू कंट्रोल दैट. सो वी हैव टू गिव बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स,
एंडाजॉक्सिन, एंड टू कंट्रोल द रिदम वी हैव टू गिव दी इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन करना पड़ेगा, जो ऐसे ऐसे फ्लूइड कराए, जो टेढ़ा मेढ़ा इलेक्ट्रिक निकला है तो उसको एक करंट का प्रॉपर वेक्टर देके हम उसको शांत कर देंगे, यहाँ पे खत्म हो गया इसमें। ठीक है, इसमें उसका कार्डियोवर्जन बोलते हैं। इसमें कुछ हम लोग, if the patient is stable we have to give only 5 to 10 joules, if the patient is unstable we have to give the 150 to 200 joules. Okay, so depending on the patient stability we have to treat the patient. Okay, and also after that this conditions happens, this is not repeated for the patient, so we have to give the patient the anticoagulants. Okay, एंड और थ्रोम्बस बन गया तो उससे क्या हो जाएगा, पेशेंट की स्ट्रोक आ सकता है। ठीक है, तो उसके हमने इसके लिए हमें SHA-2 DS2 वास क्राइटेरिया है, so we have to give the noble anticoagulants or not, so use a marrow for this. Okay, and for by the cardioversion we send the atrial fibrillation into the sinuses, normal sinus rhythm. Okay, and for maintaining that we have to give the amiodarone. Okay, so starting with the next question, a 65-year-old diabetic hypertensive male present with a progressive dyspnea, orthopnea, PND, and bilateral pedal edema. So डिस्पनिया, प्रोग्रेसिव डिस्पनिया था उसको, ऑर्थोपनिया था। हाउ विल पेशेंट कंप्लेन ऑफ ऑर्थोपनिया, बोलेगा ऑर्थोपनिया मेरे को, बोलेगा कि मुझे सोने के लिए 4-5 पिलो लेके सोना पड़ता है मुझे, और हम बेड पे ऐसे सोएंगे, थोड़ा उसको ऐसे सोएंगे तो उसको थोड़ा ऐसे को सोना पड़ता है उसको। ठीक है, ऐसे उठ के सोना पड़ता है उसको। ठीक है, तो this is called orthopnea. So we will define or see the severity of the orthopnea depending on the how much pillow the patient is taking to sleep. Okay, 4 पिलो ले रहा है, 5 पिलो ले रहा है, मतलब कितना उसको ऊपर ऊपर सोना पड़ रहा है। ठीक है, और व्हाट इज पीएनडी, पीएनडी क्या होता है, जब पेशेंट आरईएम स्लीप में होता है तो सिंपथेटिक एक्टिविटी से क्या होता है कि हार्ट रेट इंक्रीज होता है, उसकी वजह से क्या होता है, जब सोता है आफ्टर स्लीप 2 to 4 hours after the sleep the patient gets up with breathlessness and all, and goes to the window to take the breath and then normally goes to sleep. Okay, so ये मोस्टली स्लीप के 2 to 4 hours के बाद में होता है जब आरईएम स्लीप आता है। ओके, and also he has the bilateral pedal edema, and he is also diabetic and hypertensive, both are risk factors. Okay, bilateral pedal edema on examination reveals JVP is raised. JVP कैसे, यहाँ पे देखते हैं। तो tell me where JVP is taken, internal jugular vein or external jugular vein, and how we will differentiate the carotid pulsation from it, how the carotid pulsation are different from this internal jugular pulsation। JVP क्या देखते हैं हम लोग, पल्स देते हैं, जुगुलर वेनस पल्स देखते हैं हम लोग। तो YIGV और EGV कौन सा देखते हैं, EGV देखते हैं, IGV देखते हैं, and why it is preferred on the right side only, not on the left side. Okay, and bilateral basal crepitations and hepatomegaly, तो जब ऑस्कल्टेट करेंगे हम लोग बेस लंग की बेसिस में तो क्या हमें क्रेपिटेशन सुनाई देगा। ओके, क्रेपिटेशन कैसे, व्हेन यू विल से आस्क अ फ्रेंड टू डेमोन्स्ट्रेट फॉर द ऑस्कल्टेशन, यू ऑस्कल्टेट एंड से हिम टू से ऐसा आवाज करने बोला, तो जो तुम्हें सुनाई देगा ऑस्कल्टेशन पे तो वो क्रेपिटेशन होता है। ओके, वैसा आवाज क्रेपिटेशन का होता है, एंड हेपाटोमेगाली भी इसमें। सो दीज थिंग, basal crepitation is a keyword for the congestive cardiac failure. Okay, you have to know this basal crepitation, सिर्फ बेसल बोल रहा हूँ, एक्सिलरी इन सब जगह पे नहीं बोल रहा, वो न्यूमोनिया भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बायलैटरल बेसल क्रेपिटेशन है और पीएनडी ऑर्थोपनिया है। ये सब क्यों हो रहा है, हार्ट इज नॉर्मली नॉट नॉर्मली फंक्शनिंग, इसकी वजह से क्या होगा, इडिमा होगा। सो आई विल टेल यू एक्सप्लेन दी ओवरऑल व्हाट हैपेंस इन इन हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या है, decreased ability of the heart to pump the blood that are required for the metabolic activity of the tissues of the body. So despite having the normal venous return है, लेकिन फिर हार्ट नहीं कम है, हार्ट की गलती है जो बाकी मेटाबॉलिक नीड्स को सफाइज नहीं कर पा रहा वो। ओके, सो व्हाट इज हो गया, सो व्हाट इज डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट होता है इसमें, क्यों होता है, दो होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर होता है या तो राइट वेंट्रिकल फेलियर होता है। ठीक है, सो राइट वेंट्रिकल फेलियर में क्या रहेगा, you will write right over here, right ventricle failure and left ventricular failure। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर क्या रहेगा, इस्केमिक हार्ट डिजीज हो सकता है और वाल्वुलर हार्ट डिजीज होता है, और राइट वेंट्रिकुलर फेलियर में क्या होगा, यहाँ भी वॉल्स होते हैं और यहाँ पे भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन कैसे होगा बताता हूँ मैं। ये हार्ट है, ठीक है, ये नॉर्मल हार्ट है, मैंने ब्लॉक बना दिया और समझ लिया मैंने एक लंग बना दिया। ठीक है,
अब समझ लो कि यहाँ इस लंग से ये ब्लड यहाँ जा रहा है, यहाँ से जो ब्लड आना था ये यहाँ जा रहा है, ठीक है, यहाँ जा रहा है। नॉर्मली दोनों हार्ट से दोनों आ जाता है, ठीक है, ये सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, ये ऐसा हो गया मेरा लंग्स। ओके, सो व्हाट हैपन हो गया, ब्लड यहाँ से आता है, यहाँ से वॉल्स होते हैं, ट्राइकोस्पियर होता है, यहाँ से ब्लड होकर यहाँ से यहाँ जाएगा। लेकिन अगर ये फेल हो जाए, अगर ये मेरा राइट वाला साइड जो है, राइट है ये लेफ्ट है, राइट वाला फेल हो जाए तो यहाँ पे क्या है कि ऊपर जो इंटरनल जुगुलर वेन जा रही होगी, यहाँ पे जा रही होगी, अगर ये फेल हो जाए, आगे ये पंप ही ना करे, तो ये जो ब्लड है इसका पल्सेशन क्या है, ऊपर आ सकता है, या फिर अगर पल्सेट ही नहीं कर रहा है तो फिर क्या होगा, या तो ये पंप करेगा तो आगे तो ब्लड जा ही नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे रुका हुआ है, तो क्या होगा, ये ब्लड ऊपर चला जाएगा, ऊपर धक्का देगा, पुश करेगा, ब्लड ऊपर नहीं जाएगा, पुश करेगा, ठीक है, उसका पल्सेशन जाता है, ब्लड ऊपर नहीं जाता, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे दे जी भी मिलेगा। अगर कौन सा राइट साइड का फिलर रहेगा, राइट साइड का रहेगा, अगर लेफ्ट साइड का रहा तो क्या होगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड का फेलियर है, यहाँ से ब्लड नहीं जाएगा, तो यहाँ से यहाँ पे आके जो ब्लड है यहाँ पुश करेगा, यहाँ पुश होते पुश होते यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे से जो ब्लड था उस ब्लड में से थोड़ा सा फ्लूइड लीक होने लग जाएगा, वहाँ पे कहाँ पे, मीडियास्टिनम में, मीडियास्टिनम में फ्लूइड लीक होने लग जाएगा, उसके बाद यहाँ पे इडीमा हो जाएगा, यहाँ पे इडीमा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है उसको न्यूमोथोरैक्स नहीं, पर प्लूरल इफ्यूजन बोलेंगे, प्लूरल इफ्यूजन क्या होगा, उसको सांस लेने को नहीं होगा। सो दिस इज इक्वल लेफ्ट साइड, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस ये साइड भी अफेक्ट होगा क्योंकि वो जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा, यहाँ पे कैपिलरी प्रेशर आएगा, उसके बाद यहाँ भी होगा, वो होते 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 एक टाइम के बाद राइट साइड को भी अफेक्ट कर देगा, क्योंकि राइट साइड भी जो ब्लड पंप करेगा आगे जा ही नहीं रहा है, तो खुद के वॉल से प्रेशर आएगा उसके, तो ये भी धीरे धीरे डैमेज होने लग जाएगा। ओके, सो दिस इज होल सिनेरियो भैया। सो व्हाट अदर थिंग्स हैपन हो भैया, हार्ट का तो अपना काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया, तो हार्ट विल ट्राई टू कंपेंसेट, तो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म होंगे यहाँ पे, कंपेंसेटरी मैकेनिज्म क्या होंगे, या तो हार्ट खुद करे, हार्ट गलती करे तो हार्ट खुद करे, क्या होगा उससे, वो अपनी हार्ट रेट को बढ़ा देगा, और हार्ट रेट को बढ़ा देगा और अपनी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देगा, ताकि फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करूँ मैं, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाने क्या करना पड़ेगा, इट हैज़ टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स, दैट इज हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी हो जाएगा, और वो प्रेस कर रहा है तो क्या वो धीरे धीरे डायलेट हो जाएगा, वो धीरे धीरे पतला हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा वो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी will increase and dilatation will also happen. Okay, contraction and hypertrophy and also सिर्फ कार्डियक तो नहीं, अभी बाकी लोग भी कंपेंसेट करेंगे। अब क्या, कार्डियक आउटपुट जो है कम हो गया तो क्या होगा, पेरिफेरी में क्या है, पहले इतना बड़ा था ये, यहाँ इतना बड़ा पेरिफेरल वेसल था, ब्लड जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, अब ब्लड कम हो गया तो पेरिफेरी दूर नहीं जा रहा, दूर ब्लड नहीं जा पाएगा ना, तो पाइप को पतला कर दिया उन्होंने, तो क्या होगा, इसकी वजह से वेसो कंस्ट्रिक्शन किया उन्होंने, वेसो कंस्ट्रिक्शन किया तो अभी ब्लड दूर दूर जाएगा, ठीक है, फोर्स बढ़ जाएगा उसका, तो वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा, और क्या होगा यहाँ पे, अब जो ब्लड जा रहा था ये सब एक दिन में नहीं होता, एक सेकंड में नहीं होता, ये टाइम लगता होने के लिए, ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस ब्लड इज नॉट गोइंग टू दी पेरिफेरीज, सो व्हाट किडनी थिंग्स कि बॉडी में वॉल्यूम कम है, तो फिर वो क्या करेगा, रास को एक्टिवेट कर देगा, रास को एक्टिवेट करके क्या होगा उससे, सो उससे सोडियम का रिटेंशन होगा, सोडियम के पीछे वाटर आता है तो बॉडी में फ्लूइड इंक्रीज हो जाएगा, वही फ्लूइड की वजह से क्या होगा, ऑर्थोपनिया, पीएनडी, ये सब होने लग जाएगा। तो टेल मी वन थिंग, व्हाट अकर्स फर्स्ट, पीएनडी और ऑर्थोपनिया, एक सीक्वेंस होता है हार्ट फेलियर में, पीएनडी होता है कि ऑर्थोपनिया होता है, ऑर्थोपनिया इज अ सीवियर वन, ओके, पीएनडी तो सांस लिया जाकर थोड़ा बहुत ठीक, हाँ ठीक हो गया, फिर कोई दिक्कत नहीं, ऑर्थोपनिया तो लेटा हुआ है 2 मिनट में उसको सांस लेने लग जाएगी, और तो पीएनडी के लिए 4 घंटा लगता है। ओके, सो वेसो कंस्ट्रिक्शन हुआ, यहाँ पे रास का एक्टिवेशन हुआ, रास का एक्टिवेशन हुआ, इसमें क्या होगा, इंक्रीज इन बीपी होगा, फ्लूइड बढ़ेगा, तो ओवरलोड हो जाएगा इसमें, उसके बाद क्या होगा, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, व्हाट इज कंजेशन, मतलब कि फ्लूइड वहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है, तो कंजेस्टिव फ्लूइड है, कार्डियक फेलियर हो गया, ठीक है, सो दिस इज अ सिंपल थिंग। ओके, सो पैथोफिजियोलॉजी ये बता दी मैं तुम्हें। सो इन्वेस्टिगेशन क्या है, ईसीजी, एक्सरे, इकोकार्डियोग्राफी, बीएनपी की करते हैं, बीएनपी की जब डायलेटेशन होता है एट्रिया या फिर इसका, तो उससे क्या होता है, ब्रेन नाइट्रियोट्रिक फैक्टर निकलते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है, प्रोटीन निकलते हैं यहाँ पे, तो उससे क्या होता है, जब स्ट्रेचिंग वजह से होता है, ठीक है, रीनल फंक्शन, किडनी फंक्शन कैसे कर पा रहा है उस हिसाब से, ठीक है, सो मैनेजमेंट कैसे रहेगा यहाँ पे, मैनेजमेंट करने के लिए बिफोर दैट वी हैव टू सी दी साइंस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर एंड द राइट वेंट्रिकल फेलियर। सो लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर के साइंस क्या रहेंगे, लेफ्ट है ना, so so what will signs and symptoms of the left ventricular right ventricular failure, so
लेफ्ट राइट वेंट्रिकल पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर है, लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हुआ, यहाँ से ब्लड इज नॉट मूविंग फॉरवर्ड। सो यहाँ पे क्या होता है, ये तो हमारे पास सुपीरियर वेना कवा था, ये था हमारे पास, ये जो पार्ट है हमारे पास, ये सुपीरियर वेना कवा है, ये होगा मेरा सुपीरियर वेना कवा। ये सुपीरियर वेना कवा यहाँ से आ रहा है, ये एट्रिया होगा राइट का, ये ऊपर से सुपीरियर वेना कवा आया, और यहाँ नीचे से क्या आएगा, इन्फीरियर वेना कवा आएगा। सो इन्फीरियर वेना कवा विल ड्रॉ इट, इन्फीरियर वेना कवा आ रहा है, तो यहाँ पे वो यहाँ पे छोटा सा एक यहाँ पे, बड़ा सा यहाँ पे लंग्स भी, लीवर भी होगा यहाँ पे। तो ये क्या होगा यहाँ से, और यहाँ से जो आईवीसी से ब्लड पूरा आ रहा है, तो अगर नीचे जो पूरा पैर से ब्लड आएगा, तो पैर से ब्लड आएगा तो क्या होगा, अभी यहाँ पे पूरा आईवीसी, जो आईवीसी से पूरा नीचे ब्लड आ रहा था, नीचे से पूरा ब्लड आ रहा था, क्या होगा, बैक प्रेशर की वजह से क्या होगा, ये यहाँ पे मेरा है जो लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो गया, राइट वेंट्रिकल फेल हो गया, राइट वेंट्रिकल फेल हुआ तो क्या होगा, एट्रियल प्रेशर आएगा, एट्रियल प्रेशर आया तो फिर आईवीसी और एसवीसी प्रेशर आएगा। तो जो बैक प्रेशर यहाँ पे आ रहा है, जी ब्लड प्रेशर यहाँ से आ रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, इडिमा होगा। तो इडिमा से क्या होगा, जो डिपेंडेंट पार्ट है मोस्टली ये पार्ट में खड़ा रहेगा, तो यहाँ पे लेट गया तो फिर स्पाइन पे आ सकता है, या फिर और चेस्ट में भी तो वाटर जमा हो ही रहा है, तो वहाँ से भी उसको इडिमा वगैरह होना स्टार्ट हो जाएगा। और रही बात लेफ्ट वेंट्रिकल फेल है, तो राइट का कॉज क्या है, लेग स्वेलिंग, राइट हाइपोकॉन्ट्रिक पेन, ओलिगोयूरिया और एनोरेक्सिया वगैरह होने वाला है इसमें। तो रेस जी भी देगा, हेपाटोजुलर रिफ्लेक्स होता है एक, मैंने पेट को दबा के रखा तो उससे फ्लूइड जो है फुल आएगा, तो उसके से क्या होगा, जीपी राइस हो जाएगा उस पर, ठीक है। और इडिमा साइटिस वगैरह भी होने वाला है इसमें। सेम इफ आई एक्सप्लेन दी लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर क्या रहेगा यहाँ पे, जो ये जो आ रहा है, एक ही इधर से आ रहा है ना, ये जो लंग से यहाँ से लंग से आ रहा होगा, उसमें से क्या होगा, ये बैक प्रेशर यहाँ पे देगा, यहाँ पे देगा, तो उससे क्या हो जाएगा, मुझे डिस्पनिया होगा, पीएनडी होगा, ऑर्थोपनिया होगा, कफिंग, अभी यहाँ से ब्लड जो निकल रहा है यहाँ पे पूरा पूरा, जो यहाँ से वाटर वाटर रिलीज हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, वाटर रिलीज होगा, इस वजह से क्या होगा, कफिंग होगी, फटीग होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, कैपिटेशन सुनाई देगा, पूरी रिफ्यूजन होगा इसकी वजह से, ठीक है। सो दिस आर बेसिक थिंग, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कौन सा साइड से क्या हो रहा है, वहाँ पे तुम कॉज फाइंड कर सकते हो, ठीक है, क्या सिम्टम्स आ रहा होगा, किसी में पता करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। सो इन heart failure, there is a primary criteria to decide it is a heart failure, okay. So you have to learn this from your marrow, okay. और ट्रीटमेंट में वही है कि स्टार्ट करते हैं हम लोग डाइट वगैरह, एक्सरसाइज करने बोलते हैं, कि स्मोकिंग अल्कोहल को क्विट करने बोलते हैं, जो रिस्क फैक्टर से रिड्यूस करने बोलते हैं उसमें, ठीक है। अगर ड्रग स्टार्ट करना पड़ जाएगा इसमें, तो हम स्टार्टिंग करते हैं, वी विल स्टार्ट विद 4 फर्स्ट लाइन ड्रग्स। फर्स्ट लाइन ड्रग्स में क्या आता है, एस इनहिबिटर आता है, बीटा ब्लॉकर आता है, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स आता है, और यहाँ पे क्या आता है, एक और SGLT2 इनहिबिटर्स वगैरह आते हैं इसमें, ठीक है। अदर ड्रग्स भी होते हैं इसमें जो आजकल नए आए हैं आजकल, ठीक है। ये 4 ड्रग्स इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हाफ ऑफ द मैक्सिमम डोज पे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में इफ दिस इज नॉट वर्किंग, सो वी हैव टू increase the dose to the maximum dose, okay, within 3 to 4 months, okay. If these drugs are also not working, so we have to use the ICDs, implantable cardioverter defibrillator, implantable cardioverter defibrillator, ठीक है। क्योंकि इस कॉम्प्लिकेशन जो भी होते हैं उससे भी ठीक करना पड़ता है, इसमें लेफ्ट वेंट्रल ब्लॉक होता है इसमें से, तो कि हार्ट पंप नहीं करता, उसकी वजह से एक नया पाथवे स्टार्ट हो जाता है, इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन आता है, इसकी वजह से इसके अंदर डिफिब्रिलेटर यूज करते हैं इसमें, ओके। सो this much only, and also in the treatment, you should understand the use of vitamins. Why you have to use the salt restriction, because sodium नहीं रहेगा तो उसकी वजह से वाटर रिटेंशन नहीं होगा, वाटर नहीं आएगा, फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन करने की ऑलरेडी कंजेशन हो रहा है, डायबिटीज, you have to flush out all the fluid volumes over here. So ACE inhibitors का कैसे काम करेगा, फंक्शन इंप्रूव करेगा। बीटा ब्लॉकर्स, there is one contraindication for beta blockers in everywhere. So what is this? If the patient has persistent asthma, you don't have to use this. Never use this in the asthmatic patient. Okay. Tell me one side effect of the aldosterone antagonist. Okay. So we have to start with the first 4 line drugs with the half of the maximum dose, increase to maximum dose within 3 to 4 months. And if this is not working, we have to use the ICD. Okay. Now also there is one more question that is related over here. A 48-year-old chronic alcoholic present with a progressive breathlessness, fatigue, and swelling of the feet. See, breathlessness, fatigue, and swelling of the feet. Chronic alcohol is a risk factor for the heart failure for 6 months, and reveals the cardiomegaly. Okay, कैसे मालूम पड़ा कार्डियोमेगेली होगा, मोस्टली एपेक्स बीट जो होता है नॉर्मल मिड लेवल लाइन के पास होता है,
वो थोड़ा सा और शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। रेस जीबीपी दिखेगा एंड बायलैटरल पीडियल एडिमा दिखेगा एंड ऑल्सो कार्डियोमेगाली कैन डिमॉन्स्ट्रेट बाय दी परकसिंग इट, ठीक है। एंड ऑन इको यू कैन सी द डायलेशन ऑफ ऑल द कार्डियक चेंबर्स विथ रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। तो यहाँ पे सिंपल सा डायग्नोसिस ऐसा कुछ एग्जाम में आ भी सकता नहीं है। जैसे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी मतलब कि हार्ट फेलियर होने से पहले वाला थोड़ा फेस है ये, ठीक है। इसमें क्या होगा, इजेक्शन फ्रैक्शन रिड्यूस हो गया इसमें। क्यों रिड्यूस हुआ यहाँ पे, पहले हार्ट इतना बड़ा, पहले हार्ट नॉर्मल इतना था, इसमें 100 ml आता था, ऊपर से 20 ml खुद ही पाता था, बाकी 85 देता था। अब क्या हो रहा है, हार्ट थोड़ा सा बढ़ गया है, इसकी कैपेसिटी इज इंक्रीज टू दी 40%। अब 40%, 40 अपने पास रखता है और बाकी फेंकता है। तो जो ब्लड फेंक रहा है वो थोड़ा सा कम हो गया, जो पुश कर रहा है ब्लड, स्क्वीज कर रहा है ब्लड, वो कम हो गया। तो क्या खुद के पास ज़्यादा रखेगा, तो क्या इस वजह से इजेक्शन फ्रैक्शन क्या रिड्यूस हो गया। तो 60 गया ना, अभी 40 खुद पे रख रहा है, वो इतने कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है। पहले इतना कॉन्ट्रैक्ट करके पूरा फेंक देता था, जितना बचा उतना बचा। अभी इतने कॉन्ट्रैक्ट, इतना बड़ा हो गया अभी वो, तो कॉन्ट्रैक्ट करता है, थोड़े फेंक पाता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, थोड़े फेंक पाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं। अभी कितना परसेंट रिड्यूस हुआ है उससे हम उसको ग्रेडिंग करते हैं, प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन, रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन, ठीक है। कॉज वही है, कार्डियोमायोपैथी, जेनेटिक डिसऑर्डर, अल्कोहलिज्म। वैसे क्या है, डैमेज हुआ, वेंट्रोडायलेशन हुआ, तो रिड्यूस कॉन्ट्रैक्टिलिटी, रिड्यूस एज फ्रैक्शन, वैसे हार्ट फेलियर हो जाएगा। टेस्ट में वही इकोर्डियोग्राफी, ईसीजी, सिस्टिक, कार्डियक एमआरआई, कोरोनरी एंजियोग्राफी इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। ट्रीटमेंट वही है, सेम हार्ट फेलियर जैसी है।